हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वशिष्ठ एकेडमी। आज हम अपने नेमिंग रिएक्शन सीरीज का चौथा नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आज एल्डोल संघनन अभिक्रिया अर्थात एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इसके कथन, इसकी अभिक्रिया और इसकी क्रियाविधि के बारे में ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कथन को देख लेते हैं। वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों, वे दुर्बल क्षार या तनु क्षार अर्थात बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारों की उपस्थिति में एल्डोल अर्थ अथवा कीटोल का निर्माण करते हैं। एल्डोल को हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोल को बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन के नाम से भी जानते हैं। इस अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया या एल्डोल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ बातें ध्यान देने लायक है। सबसे पहला तो हम ये जानते हैं कि एल्डोल क्या चीज़ है। एल्डोल एक ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें एक अल्कोहल समूह और एक एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप, एक अल्कोहल समूह और एक एल्डिहाइड समूह इसमें जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या है? एल्डोल नाम है। दूसरा, हमें ये ध्यान देने लायक है कि इसका नाम संघनन से क्यों जोड़ा गया है। संघनन का अर्थ होता है दो छोटे छोटे चीज़ों को मिलाकर एक बड़ी चीज़ बनना। जैसा कि हम वाष्प के रूप में देखते हैं, दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार यहाँ दो एल्डिहाइड समूह एल्डोल संघनन अभिक्रिया में दो एल्डिहाइड, वो भी समान एल्डिहाइड की बात करते हैं। एक मिश्रित एल्डोल संघनन होता है जिसमें हम असमान एल्डिहाइड की बात करेंगे, किंतु एल्डोल संघनन में हम समान एल्डिहाइड समूह की बात करते हैं। तो दो समान एल्डिहाइड समूह आपस में मिल करके जहाँ तनु NaOH एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, एल्डोल का निर्माण करते हैं। चलिए देखते हैं अभिक्रिया क्या है। ये एक एसिटल्डिहाइड है जो दूसरे एसिटल्डिहाइड के साथ मिलेगा और एल्डोल का निर्माण करेगा। कैसे? अब देखिए, यहाँ पर कुछ और भी टर्म्स है जिनको जान लेते हैं पहले। जैसा कि अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा एक कार्बन का पोजीशन है। जैसा कि आइए इसमें देखते हैं, एक समूह जुड़ा है ये एल्डिहाइड का। किसी भी क्रियात्मक समूह से जुड़े पहले कार्बन को किसी भी क्रियात्मक समूह से जुड़े पहले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे ये अल्फा कार्बन है और दूसरे कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो किसी भी क्रियात्मक समूह अर्थात यहाँ देख रहे हैं एल्डिहाइड, इससे जुड़ा ये पहला कार्बन एक अल्फा कार्बन होगा और इससे जुड़े सभी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जाने जाएंगे। अब एक बात जानिए, अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति थोड़ी अम्लीय होती है। वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके आसानी से मुक्त होना चाहता है। यहाँ पर इसीलिए बात की गई कि अगर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा जिससे कि यह हाइड्रोजन अपने आप के स्थान को त्यागेगा और यह सीरीज यानी कि यह श्रृंखला जा करके दूसरे वाले से जुड़ सकेगी। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये श्रृंखला दूसरे श्रृंखला से जुड़ नहीं पाएगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है कि एक एल्डिहाइड के अणु का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे कार्बन को देता है, जिससे कि एक कार्ब ऋणायन की उत्पत्ति होती है और यह हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में जाकर के दूसरे एल्डिहाइड के अणु के ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ जाता है और हाइड्रोक्सिल समूह का निर्माण करता है। क्यों ऑक्सीजन समूह से जुड़ता है? क्योंकि इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये ऑक्सीजन इन साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसा कि हम कक्षा 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन एक बहुत ही ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है। ये साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण से यह पार्शियली रूप से निगेटिव हो जाता है और यह हाइड्रोजन थैरा पार्शियली रूप से पॉजिटिव। तो ये जाकर के कहाँ आक्रमण करेगा? इस निगेटिव ऑक्सीजन के पास आक्रमण करेगा। इसके बाद जो हमें यह कार्ब ऋणायन प्राप्त हुआ होता है, यानी कि यहाँ जो C- प्राप्त है, ये जा कर के इस धनात्मक पार्श्विक रूप से धनात्मक कार्बन से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा? एल्डोल प्राप्त होगा। इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों पड़ा, पहले ये समझते हैं। ये एल्डिहाइड समूह था, इसके बाद जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और ये हाइड्रोक्सिल समूह किससे जुड़ा है? बीटा कार्बन से। इसी वजह से इसका नाम पड़ा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और यहाँ पर इसके IUPAC नाम लिखा है, जिसे हम देख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। चलिए अब इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। इसकी क्रियाविधि त्रिस्तरीय है। कितनी स्तरीय है? त्रिस्तरीय, 3 स्टेप में जाकर के पूरी होती है। सबसे पहला स्टेप है कार्ब anion का निर्माण।
जैसे यहाँ हमने देखा था एक कार्बन आयन बन रहा था, सबसे पहले यही बनता है। आइए देखते हैं कैसे। एक एल्डिहाइड अणु जिसके अल्फा हाइड्रोजन, हमने अभी जैसे चर्चा किया था कि बहुत ही अम्लीय प्रकृति का होता है, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकलता है बाहर, और तनु NaOH जिसे हमने क्षार के रूप में लिया था, इससे हमें प्राप्त होता है OH-। यह H+ जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे देगा, जिसके कारण यह कार्बन कैसा हो जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कार्ब ऋणायन बनेगा। ये अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद इस OH- से क्रिया करके क्या बना लेता है, जल बना लेता है। ये जल आगे चलकर अपघटित होकर पुनः प्रोटॉन देगा, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि इस एल्डिहाइड अणु में से अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन निकलता है और NaOH से प्राप्त OH- से जुड़ करके जल का निर्माण कर लेता है और हमें साथ ही साथ एक कार्ब ऋणायन देता है। आइए दूसरे स्टेप में देखते हैं क्या होता है। दूसरे स्टेप में यह कार्ब ऋणायन दूसरे एल्डिहाइड अणु पर आक्रमण करता है। ये कार्ब ऋणायन दूसरे एल्डिहाइड अणु पर आक्रमण करता है। चूंकि कार्ब ऋणायन ऋणात्मक प्रवृत्ति का है, तो ये उस जगह आक्रमण करेगा जहां धनात्मक प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी। और दूसरे एल्डिहाइड में धनात्मक प्रवृत्ति सबसे अधिक कहाँ होगी, जहां पर ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उससे जुड़े कार्बन के पास। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन होता है ज्यादा विद्युत ऋणी, ये इससे इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचेगा, जिसके कारण यह पार्शियली रूप से नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्शियली रूप से धनात्मक रहता है। अर्थात यह कार्बन जाकर के आक्रमण करेगा इस धनात्मक कार्बन के पास में और इससे जाकर के जुड़ेगा, जैसा कि हम आगे यहाँ देख सकते हैं। यह कार्बन जुड़ा इससे और ये बॉन्ड ट्रांसफर हो गया इसके ऊपर, जिसके कारण ऑक्सीजन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अर्थात हमें ऑक्सीजन का एक ऋणात्मक आयन प्राप्त होता है और यह श्रृंखला जाकर के जुड़ गई एक दूसरे एल्डिहाइड अणु के साथ में, जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं। अब तीसरे स्टेप की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं तीसरे स्टेप में क्या होता है। अब तीसरे स्टेप की बात करें तो नेगेटिव ऑक्सीजन द्वारा जो जल हमें पहले स्टेप में प्राप्त हुआ था, उससे उसका अपघटन होता है। यहाँ पर आकर के जो हमें पहले वाले में प्राप्त हुआ था, वहां पर आकर हमको अपघटन होता है। उस जल के अपघटन से हमें एक प्रोटॉन प्राप्त होता है और ये प्रोटॉन जा करके जो हमें पीछे एक संकुल आयन प्राप्त हुआ था, संकुल का सॉरी संकुल नहीं, मतलब एक आयन जो हमें प्राप्त हुआ था जिसमें O नेगेटिव था, वहां पर यह हाइड्रोजन जा करके जुड़ जाता है और ये OH- पुनः NaOH के पास में चला जाता है। अर्थात जो हमें वहां पर Na+ और OH- अलग हुए थे, तभी तो OH- मिला था। तो ये OH- वापस Na+ के पास जाकर के NaOH का निर्माण कर लेता है, क्योंकि NaOH तो उत्प्रेरक है, वो उत्पाद बनाने में सहायक हो नहीं सकता। NaOH तो केवल क्रिया को प्रारंभ करने में या क्रिया को तेज करने में, बस इसी में मदद कर सकता है। तो ये OH- वापस Na+ के पास जाकर के NaOH का निर्माण कर लेता है और ये H+ जा करके इस नेगेटिव आयन से जुड़ता है, जिसके कारण हमें क्या मिलता है, एक एल्डोल समूह प्राप्त होता है। आगे थोड़ा सा कीटोल के बारे में भी देख लेते हैं। जिस प्रकार से हमें एल्डिहाइड से एल्डोल प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से हमें कीटोन से क्या प्राप्त होता है, कीटोल प्राप्त होता है। इसकी केवल अभिक्रिया ही इंपॉर्टेंट है, क्रिया विधि इसकी पूछी नहीं जाती है। अभिक्रिया अगर आपको देखना हो तो देखिए, दो कीटोन समूह है, तनु NH की उपस्थिति में कीटोन का निर्माण कर रहे हैं। तो आई थिंक ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।